मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐसा टॉपिक कि इस टॉपिक से मान के चलिए प्रीवियस ईयर जितने भी आप लोग क्वेश्चन उठाएंगे इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं और अच्छे लेवल के रहते हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक यहाँ से हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये टॉपिक आप लोग को पता ही होगा, हिंदी गद्य जो है साहित्य में यहाँ आता है। जैसे ये अभी देखेंगे एक टॉपिक आप लोग कुवलय माला हुआ और राउल वेल हुआ, ठीक है, और वर्ण रत्नाकर। तो ये सब जो है एक एक प्रश्न यहाँ से इतने अच्छे अच्छे बन के आते हैं दोस्तों कि पूछिए मत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आप कि राउल वेल से जो है प्रश्न बन के आया था। प्रश्न था दोस्तों कि कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं की नक्शी का जो है वर्णन किस ग्रंथ से संबंधित है। तो उसमें जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण कुवलय माला राउल वेल वर्ण रत्नाकर रचनाएं जो हैं दे दी गई। तो उसमें से बताना था। तो हालांकि उसका उत्तर राउल वेल ही है, जो कि अभी आप ये पढ़ेंगे। अभी एक के बाद एक मैं जो है सारा आप लोग को क्लियर करूँगी, जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में, तो पता चलेगा आप लोग को। तो ये जितनी भी चारों रचनाएं हैं वो आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट जो है देखते हुए चलिए, क्योंकि मैंने जो है एकदम कीवर्ड ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा यह जो है इससे संबंधित प्रश्न पहले तो बनता है कि इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग देखिए, इधर मैं विक्रम संवत में भी लिख दी हूँ और ईस्वी में भी। तो विक्रम संवत में देखें तो 835 विक्रम संवत, फिर उसके बाद है 778, अर्थात अगर आ जाए शताब्दी में पूछे तो आपको बताना है कि इसका समय है 8वीं शताब्दी। ठीक, ये देखिए। फिर उसके बाद इसके जो है रचनाकार उद्योतन सूरी हैं और यह गद्य पद्य रचित लंबी औपन्यासिक कथा है। उद्योतन सूरी की कुवलय माला कथा। ठीक है, फिर देखिए इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कहना है कुवलय माला कथा के संबंध में। इन्होंने कहा है कि कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। ठीक है, तो ये कथन दे सकता है और दे सकता है कि किसके संदर्भ में है, तो कुवलय माला के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। कुवलय माला के रचनाकार उद्योतन सूरी, प्रकाशन वर्ष 8वीं शताब्दी। अब पढ़ते हैं कुवलय माला का अर्थ है क्या। कुवलय माला का अर्थ होता है कि कुमुदिनी की माला। ठीक है, कुमुदिनी की माला, ये आप लोग याद रखिए। फिर उसके बाद इधर देखिए उद्योतन सूरी ने जो है इसकी रचना की है और इसमें कथा किसकी है ये भी याद रखिए। कुवलय माला और कुवलय चंद की जो है यह कथा है। इस कथा को जो है रचने का मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य भी मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, धार्मिक दीक्षा हेतु। किस प्रकार की धार्मिक, ये देखिए जैन धर्म, ऑप्शन दे सकता है बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है, जैन धर्म। तो करेक्ट क्या होगा, जैन धर्म की जो है दीक्षा हेतु यह जो है कथा रची गई। इसमें जो है 5 पात्र हैं। ठीक है, कुवलय माला जो रचना है उसमें 5 पात्र स्वयं के जुनून के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं और अंत में जो है इनका उद्धार होता है। पूरा का पूरा देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मेन पॉइंट मैं जो है लेके आई हूँ। बाकी और कुछ इसमें एक भी पॉइंट नहीं बचेगा कि जो एग्ज़ाम में और आए इसमें ना हो। ठीक है, तो अगर पूछे कि कुवलय माला कथा में कितने पात्र हैं तो बताना है आपको 5 पात्र हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताना है कि इसकी भाषा जो है प्राकृत गण और इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और उसके बाद मेन चीज़ याद ये रखना है आपको, इसमें 1300 श्लोक भी हैं उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलय माला में। ठीक है, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख। पूछ सकता है कि किस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, तो कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है और इसमें पात्रों की संख्या 5 पात्र है। ठीक है, और 1300 श्लोक हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसमें 8वीं शती के प्रचलित बोलियों। अब ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है उल्लेख किसका है, पूछ सकता है। तो इसमें जो है 8वीं सदी के, चूँकि ये रचना भी जो है 778 ईस्वी अर्थात 8वीं सदी की है, तो इसमें 8वीं सदी की उस समय की प्रचलित बोलियों, जातियों और लोक संस्कृति, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, अलंकार
और वाद्य यंत्रों का जो है उल्लेख है। और मेन ये भी पॉइंट याद रखिए कि सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा, मतलब किसकी भाषा, कुवलयमाला जो कथा है उसकी भाषा को प्राचीन कोसली, ब्रैकेट में ये अवधि भी है, प्राचीन कोसली कहा है। तो सुनीति कुमार जो है चटर्जी ने कहा है। और कन्फ्यूजन नहीं होना है, मोनिजिन विजय दे सकता है उसमें, तो आप लोग को जो है कन्फ्यूजन ना हो, तो आप लोग एकदम से याद रखिएगा कि सुनीति कुमार चटर्जी ने कुवलयमाला की जो भाषा है उसको प्राचीन कोसली की भाषा जो है कहा है। ठीक है, आई होप दोस्तों कुवलयमाला से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट मैं इसमें लिख दी हूँ, एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, और हो सके तो अगर इसको लिख लेंगे ना अपने हैंड राइटिंग में तो वो बहुत ही अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, अपने हैंड राइटिंग का थोड़ा सा जो है याद करने में, समझने में आसानी होती है। देखिए, फिर अब हम लोग आते हैं राउलवेल। राउलवेल यहाँ से भी प्रश्न बनता है, दूसरा ग्रंथ है राउलवेल। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया कुवलयमाला कथा, दूसरा पढ़ने वाले हैं राउलवेल। इसके समय की बात करें तो इसका समय है जो है 9वीं से 10वीं शताब्दी, और इसके जो है लेखक कौन है, रोडा कवि। यह एक प्रकार का प्रेम काव्य है और यह शिलांकित रचना है। राउलवेली पूछ सकता है कि कैसी रचना है, कि यह शिलाओं पर लिखी गई, यानी कि शिलांकित कृति है राउलवेल। ठीक है, और इसका एक पॉइंट मैंने, हाँ अच्छा ये मैंने लास्ट में लिखा है चंपू का, चलिए ठीक है। देखिए, फिर अब दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं कि इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्शिक का वर्णन है। देखिए एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, कलचुरी राजवंश, अब देखिए कलचुरी राजवंश आ रहा है, अब कुछ लोग कलचुरी राजवंश से कुवलयमाला भी लगा सकते हैं, कुवलयमाला है ना। तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं की नक्शिक का वर्णन किस में है, तो राउलवेल में है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हिंदी में प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में नखशिक सौंदर्य पद्धति का आरंभ किस ग्रंथ में मिलता है, तो राउलवेल जो है ग्रंथ में सर्वप्रथम नखशिक सौंदर्य पद्धति का आरंभ है। फिर तीसरा पॉइंट है कि हिंदी की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउलवेल। प्रश्न पूछ सकता है कि राउलवेल कैसी कृति है, तो आपको बताना है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। ठीक है, शिलांकित कृति है, चंपू कृति है, और सर्वप्रथम नखशिक सौंदर्य का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। रोडा कवि इसके रचनाकार हैं, शताब्दी बोले तो 9वीं 10वीं शताब्दी। ठीक है, अगला है दोस्तों पॉइंट कि नायिका राउल और राउल के साथ 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा कुवलयमाला में कुवलय का जो है अर्थ, कुमुदनी की माला, तो उसी तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं कि राउलवेल में वेली का अर्थ क्या है। राउल तो समझ में आ गया कि भाई इनकी नायिका है। तो देखिए वेली का अर्थ ऐसे समझना है कि काव्य की लता जो श्रृंगार और कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठती है, इसमें नायिका राउल को लता के समान सुंदर कोमल जो है बताया जाता है। ठीक है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम राउलवेली पड़ा। अब नोट में इसमें क्या जो है मेन इंपॉर्टेंट है कि जो राउलवेली ग्रंथ है इसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयानी ने भारती, ये देखिए भा है ना, तो आप लोग जो है भारती लिख दीजिएगा। ये जो है शॉर्ट नोट्स है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट लिख दी हूँ, तो समझ जाइएगा आप लोग कि भारतीय विद्या पत्रिका में कराया। किसका प्रकाशन सर्वप्रथम? राउलवेल का सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या पत्रिका में कराया। हिंदी में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के संपादन में इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अब तीसरे जो है ग्रंथ की बात करें तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के समय की बात करें, यह 12वीं शताब्दी की रचना है। इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। इन्होंने राजकुमारों को कान्यकुब्ज, कन्नौज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य जो है गद्य का ग्रंथ भी माना जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए इधर। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा लिख नहीं पाऊँगी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ भी है, ये याद रखिएगा। व्याकरण ग्रंथ भी है और साथ साथ हिंदी का प्रथम
गद्य का भी ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण रत्नाकर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर इसका जो है रचनाकार है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। इसका समय है 14वीं शताब्दी। ठीक है, और यह किस प्रकार का है? यह जो है विश्व कोशात्मक जो है ग्रंथ है, एक प्रकार का। पूछ सकता है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दे देगा कि जो है वर्ण रत्नाकर, हाँ, कुवलय माला, रोड़ा, कवि, तो ये सब दे देगा ऑप्शन और पूछ देगा कि कौन सा इसमें जो है किसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। तो वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जो है 7 कल्लोल या 7 अध्यायों का वर्णन हुआ है। 7 तो एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग 7 कौन कौन सा है। नगर वर्णन, नायक वर्णन, आस्थान, ऋतु वर्णन, प्रयाणक वर्णन, भट्टादि वर्णन और कला वर्णन। ठीक है, 7 कल्लोल 7 अध्याय का वर्णन किसमें मिलता है? तो वर्ण रत्नाकर किसकी द्वारा रचित है? ये मैथिल कवि हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। और इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम 84 सिद्धों की सूची भी मिलती है, किंतु 76 सिद्धों का ही नाम मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस विश्वकोश में पहली बार अबाहत शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे बाद में विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता में अवहट्टा कहा। बहुत ही मोस्ट पॉइंट ये मैंने जो है नोट किया है कि जो वर्ण रत्नाकर है वह विश्वकोश में पहली बार उसमें अवहट्टा शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे बाद में विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता में अवहट्टा कहा है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर का मैथिली गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि मैथिली गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर है। इसका समय है 14वीं शताब्दी। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। फिर है अगला, हम लोग पढ़ते हैं कीर्तिलता। कीर्तिलता का प्रकाशन वर्ष है 14वीं शताब्दी। यह गद्य पद्य मिश्रित वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें जो है कीर्ति सिंह का यशगान किया गया है। विद्यापति ने देखिए 2 रचनाएं, वैसे तो रचना उनकी संस्कृत में भी है काफ़ी सारी, और जो है मैथिली भाषा में है, और अवहट्ट जो है भाषा में है। तो अब इसमें जो है उन्होंने पूछता है कि कीर्तिलता ने, क्योंकि कीर्तिलता जो है कीर्ति सिंह और शिव सिंह के जो है आश्रय में रहे हैं, तो उन्होंने किस ग्रंथ में किस राजा का वर्णन किया है? तो ये याद होना चाहिए, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में। ठीक है, तो कीर्तिलता की बात करें तो इसमें कीर्ति सिंह का यशगान इन्होंने किया है, और यह जो है 4 पल्लवों या खंडों में विभक्त है। कीर्तिलता का जो आरंभ है उसमें गणेश, शिव, सरस्वती की वंदना, दुर्जन सज्जन चर्चा, आत्मदैन्य के प्रदर्शन इत्यादि का वर्णन भृंग भृंगी संवाद से हुआ है। पूछ सकता है दोस्तों कि कीर्तिलता में किस जब आरंभ होता है तो किस देवी देवता की जो है शुरुआत से उसकी कथा में आरंभ नहीं होते? तो ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए गणेश जी, शिव जी, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी हैं नहीं, सरस्वती जी हैं। ठीक है, तो भगवान जी लोग को भी पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। इसकी भाषा है देशील बयाना। अगला है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका ये भी विद्यापति की ही रचना है। ये जो है दोस्तों आप प्रकाशित रचना ही रही है। तो यह खंडित एवं अशुद्ध रूप से जो है अप्रकाशित रचना है यह कीर्ति पताका, और इसमें राजा शिव सिंह की वीरता का जो है वर्णन किया गया है। और इस ग्रंथ के पृष्ठ 9 से लेकर 29 तक प्राप्त हैं, और 30वें पृष्ठ के अंत में शिव सिंह के युद्ध का पराक्रम वर्णन किया गया है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक वर्ड आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा हो सके तो। और 2-3 बार तो आप वीडियो देखेंगे अगर यह, तो अच्छे से आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी होगी तो और भी अच्छे जो है मैं टॉपिक जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आप लोग को कराती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।